हेलो दोस्तों, मैं अनिल तिवारी और आपका अपना चैनल डायमंड ड्रिल, जिस पर मैं वीडियो डाल रहा हूं और लगातार डाल रहा हूं। तो आप लोगों का कर्तव्य ये बनता है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वो रेड बटन जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर शेयर और सब्सक्राइब करें और 1000 पहुंचाने में और वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को 1000 जो है पूरा का पूरा देखें। मैं ये कहना चाह रहा था। और जैसा कि आज 25 अप्रैल है और 25 अप्रैल के दिन ये दिन वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे। तो और कल पंचायती राज दिवस था और ऐसे करके कोई ना कोई डेली डे रहता है। तो अब मैं एक चीज़ और रिकॉल करवाया करूँगा। जो डे होगा वो डे रिकॉल करवाया करूँगा। और कौन सा डे है आज? और इसकी पहली वैक्सीन जो आई है मॉस्क्यूरिस, किसकी? मलेरिया की फर्स्ट जो है वैक्सीन आई है जिसे मॉस्क्यूरिस जो है कहा जाता है। तो जितने भी बच्चे हैं वो क्या करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। और कैसे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अब तो एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि आपकी डेट भी आ चुकी है अब जो है इसकी 2 जुलाई को EPFO की। तो अब तैयारी बचे हुए जो भी डे बच रहे हैं 6-7 दिन इसमें बच रहे हैं टोटल 2 तारीख और उधर 60, तो मतलब 65 अराउंड डे जो बच रहे हैं उसमें आप लोगों का अपनी तैयारी को अच्छे से करना शुरू करें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और जो है जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो है आप लोग केवल इम्पॉर्टेंट और रिवीजन मस्ट है आप लोगों के लिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो पहली चीज़ ये कि आपकी डेट डिक्लेयर हो गई है UPSC के थ्रू, और दूसरी चीज़ ये कि जो है अब डेट जब डिक्लेयर हो गई है तो आप लोग मेहनत में लग जाएं, क्योंकि 65 डेज में बचा हुआ जो भी आपके बच रहे हैं उसको और जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि जो है अगर रिवीजन नहीं करते तो हम लोग क्या 21 ऐसा माना जाता है, कंसिडर किया जाता है कि 21 डेज के बाद हम लगभग भूल जाते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अब जो जी जान से लग जाए जितने इन लोगों ने भी AO और UO तथा EPFC का फॉर्म डाल रखा है वो जो है अपने क्योंकि 2 मीटिंग में होंगी आपके 2 पेपर जो है EO और AO का फर्स्ट मीटिंग में होगी और सेकंड मीटिंग में APFC का होगा जो है आपका 159 सीट के लिए है और 418 AO और UO के लिए है। टोटल 577 सीट के लिए दिया गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या केस था, केशवानंद भारती केस क्या था, जो कि कल 50 ईयर्स उसके पूरे हो गए। तो क्योंकि केशवानंद भारती केस एक लैंडमार्क डिसीजन था जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। और ये जो है अगर आपने जो है केशवानंद भारती क्योंकि जो जितने भी लोग होते हैं अगर वो तैयारी करना शुरू करते हैं तो उनके लिए, अगर वो पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में इनके लिए केशवानंद भारती और गोलकनाथ केस, मिनरवा मिल्स केस, ये सारे केस पढ़ने जो है बहुत ज़रूरी होते हैं। और राइट टू प्राइवेसी यानी पुट्टा स्वामी केस हम जो आपका 1973 केशवानंद भारती केस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं जो लैंडमार्क डिसीजन के फॉर्म में जो है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसने नोट डाउन किया जाता है। और ये एक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट 129 के अंडर इसे लिख करके अपने डिसीजन को रखती है कि बाद में अगर हमें किसी भी केस में जजमेंट देना हो तो पुरानी फाइलों को देखकर हम आराम से जजमेंट दे सके। तो 129 आर्टिकल नंबर, यानी हम जानते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है 124 से लेकर 147 आर्टिकल तक दिया गया है, जिसमें 129 क्या करता है, कोई भी इसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। यानी जब कोई चीज़ रिटर्न किया जाता है तो वो यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, अभिलेख न्यायालय का काम करते हैं। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे यूनियन और सुप्रीम कोर्ट का विवाद चल रहा था, तो क्या हुआ था उस केस में।
कैसे क्या चीज़ें हुई थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने पर जो है क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट समझती थी कि हम बड़े हैं, और वहीं हमारी पार्लियामेंट जो थी वो जो है समझती थी कि हम बड़े हैं, क्योंकि अगर हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे बड़े बड़े वकील जो लिखने वाले थे उन्होंने क्या किया, जो है फंडामेंटल राइट्स में 7 फंडामेंटल राइट्स हमको दिए, जो हम जो है अगर कोई भी गवर्नमेंट है इसका उल्लंघन कर रही है तो हम कहाँ पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर उसे हम निरस्त करवा सकते हैं। तो इस केस में जो है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल नंबर 13 का यूज करके जुडिशियल रिव्यू करती है। कौन से? जुडिशियल रिव्यू करके, और अगर हमारे हित को प्रभावित कर रहे हैं, एक सिटीजन के हित को या जो है नागरिक के हित को प्रभावित कर रहे हैं कोई भी एक्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, पार्ट नंबर 6 जो 20 में दिया गया है, क्या जो है अमेंडमेंट, यानी पार्लियामेंट में कोई भी अमेंडमेंट किया जा सकता है आर्टिकल नंबर 368 के तहत। तो गवर्नमेंट क्या करती थी उस समय, जो है गवर्नमेंट ये करती थी कि जो है हम जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो है जो बड़े बड़े लोग थे, यानी जमींदार इन लोगों के पास ज़मीनें बहुत हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? ज़मीनें बहुत हुआ करती थी। और जब इन लोगों के पास ज़मीनें बहुत हुआ करती थी तो ये लोग जो जमींदार हुआ करते थे ये क्या क्या करते थे, यानी जो गरीब था वो बहुत गरीब था, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 14 to 18 दिया गया है कि राइट टू इक्वलिटी। तो यानी गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि जो है हम जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं उन्हें क्या कर दें, उन्हें ज़्यादा ज़मीनों वालों को से ज़मीन लेकर, और हम जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यानी इसीलिए 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया गया था कि हम बड़े बड़े लोगों से ज़मीनें लेकर और छोटे लोगों में क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी बांट दें ज़मीनों को, जिससे कि उन लोगों के पास भी जो छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो राइट टू इक्वलिटी में आ जाएं, यानी कुछ ज़मीनें हो जाएं जिससे उन्हें जीने मरने और मतलब तक का हो जाए। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसी को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर हमारी गवर्नमेंट है, क्योंकि डीपीएसपी जो है 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक जो है वो ये कहता है कि जो है गवर्नमेंट हमारा टाइम टू टाइम क्या करती रहेगी, डेवलपमेंट करती रहेगी। तो उसके तहत गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हम ज़मीनों को लेकर क्या कर दें, जो है बड़े लोगों से लेकर और छोटे लोगों को दे दें। तो जो है एक केस उसमें से 1973 यानी 24 अप्रैल 1973 में एक केस आया जिसका नाम था केशवानंद भारती केस। उससे पहले गोलकनाथ केस आया था 1967 में। 1967 में गोलकनाथ केस में ये कहा गया था कि जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट जो है हमारे फंडामेंटल में यानी राइट्स में उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, ऐसा कहा गया था। ये गोलकनाथ केस में 1967 में वो भी कई जजों की बेंच थी, 11 जजों की बेंच थी। लेकिन जो ये आई हमारी 1973 में 24 अप्रैल को, वो उसमें जो है ये हुआ कि जब ये जो है केस आया, रुको एक मिनट, हाँ, जब ये केस आया तो जो है उसमें हमारी यूनियन सरकार यानी कोई भी जो ये कोई भी एक्ट बनाती थी ये जुडिशियल रिव्यू करके हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता था, उसे निरस्त कर देता था। ऐसे लड़ाई चल रही थी काफ़ी दिनों से। वो सुप्रीम कोर्ट अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा था, और जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो एक्ट बनाता है यानी एग्जीक्यूटिव और जो आपके जो है ये एक्ट को बनाने वाले होते हैं, यानी तो वो लगातार इस चीज़ से बहुत परेशान हो रहे थे। उस समय गवर्नमेंट थी हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी, क्या नाम था उनका, उस समय हुआ करती थी जो 1983 31 अक्टूबर 31 कौन सी गांधी थी, वो उनका नाम ही मैं भूल गया एक बार। मैं अभी महात्मा गांधी की बेटी, रुको मैं भूल गया, इंदिरा गांधी हुआ करती थी। तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि जो है
सारा का सारा डिसीजन हमारे द्वारा लिया जाए। तो उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि 368 आर्टिकल का यूज करके हम सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू को ही ख़त्म कर देते हैं। जुडिशियल रिव्यू जो आर्टिकल नंबर 13 है वो एक आम नागरिक यानी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स और जनहित को क्या करता है, सिक्योर करता है। यानी हम अगर वो ना होता तो आज राइट टू इक्वलिटी, बहुत सारी चीज़ें, बेसिक स्ट्रक्चर और ये चीज़ें ना आई होती। लेकिन वो जजमेंट केस यानी जिसके लिए केशवानंद भारती केस याद किए जाते हैं, वो जब जजमेंट केस चल रहा था तो उन्होंने क्या किया, जो है इन्होंने जब इनकी ज़मीन को, ये एक आश्रम था केरल में था, तो ये केरल ने इसे मतलब जो केरल गवर्नमेंट है उन्होंने एक्ट पास किया और कहा कि हम आपके पास, क्योंकि उनके पास ज़मीनें बहुत थी तो उसे लेना चाह रहे थे, लेकिन हमारे एक फंडामेंटल राइट्स 31 आर्टिकल नंबर 31 में दिया गया था कि फंडामेंटल राइट्स था कि क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी का अधिकार है, जिसके लिए अगर हमें हमारी प्रॉपर्टी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो उसमें जो है जब इनकी प्रॉपर्टी लेने की बात हो रही थी कि सब में एक तो फंडामेंटल राइट्स हमारा आड़े आ रहा था, राइट 14 to 18, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी है और राइट टू इक्वलिटी है तो उसमें, और दूसरा आ रहा था तो जब उनकी ज़मीन लेने की बात आई तो वो कोर्ट चले गए और उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि ये तो हमारे राइट टू जो एक फंडामेंटल राइट्स और है कि राइट टू रिलीजियस, यानी राइट टू रिलीजियस यानी धार्मिक स्वतंत्रता, वो धर्म से रिलेटेड था जो इनकी ज़मीन थी। तो जो है उन्होंने कहा ये तो उसका उल्लंघन है, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है, तो ऐसे कैसे कोई ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन को ले सकता है, क्योंकि उस समय फंडामेंटल राइट्स हुआ ही करता था। लेकिन अब गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए और प्लस जो है राइट टू इक्वलिटी के लिए ऐसा करना था। तो जो है अब ये विवाद बन गया, ये केस काफ़ी विवादित हो गया। जो है हालांकि बाद में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड के द्वारा 300A में कर दिया गया जो हमारी फंडामेंटल राइट्स थी यानी राइट टू प्रॉपर्टी थी, उसे 300A में कर दिया गया, जो कि पार्ट नंबर 12 में है, पार्ट नंबर 12 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। उसमें जो है हमारे राइट्स को यानी राइट टू प्रॉपर्टी को 300A में कर दिया गया। अब जब ये जजमेंट हो ही रहा था तो उसमें 13 जजों की जब बेंच बैठी तो 13 जजों में 7 ने पक्ष में वोट दिया कि हाँ, अगर देश को डेवलपमेंट करना है तो देश को डेवलपमेंट करने के लिए जो है हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं उन्हें लेकर जो है और ज़मीनें लेकर और उसे क्या कर दिया जाए, ज़मीनों को लेकर और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, क्योंकि वो डेवलपमेंट में आड़े नहीं होना चाहिए। नहीं तो देश DPSP जो हमारा है, जो हमारा पार्ट नंबर 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कैसे एप्लीकेबल होगा। तो इस केस में जो है उनकी ज़मीनें बाद में इसको हटाकर फंडामेंटल राइट्स से कहाँ कर दिया गया, 300A में यानी पार्ट नंबर 12 में। अब उससे उस केस को देखते हुए हमने कुछ चीज़ें ली है और उसके बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। यानी उसी समय उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो आप एक काम कीजिए कि इस जजमेंट को जो है देखो बेसिक स्ट्रक्चर में आप चेंजिंग नहीं कर पाओगे। उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि आप ठीक है, आप फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में उसके छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते, यानी जो मूलभूत ढांचा है उसमें आप क्या नहीं कर सकते, आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को लेकर तो इसे कहा गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लैंडमार्क केस इन इंडियन पॉलिटी, यानी इंडियन पॉलिटी। अब इसमें हम आपको बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज विद दियर ज्यूरिडिक्शन। देखो गवर्नमेंट भी क्या करती है, उसका काम है रूल बनाना, लेकिन आर्टिकल नंबर 13 के तहत जो कि जुडिशियल रिव्यू
कौन करता था उस समय? लड़ाई चल ही रही थी, वो यूनियन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो वो समय वो कह रहा था कि मैं बड़ा हूँ, वो कह रहा था मैं बड़ा हूँ, इसी वर्चस्व को लेकर क्या हो रहा था, लड़ाई हो रहा था। तो जो भी एक्ट ये पास करता वो कौन खारिज कर देता? सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता। इसी में जो हमारी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, वो वो जो है बहुत ज़्यादा वो हो गई। उन्होंने कहा कि मैं यानी पार्ट नंबर 20 आर्टिकल नंबर 368 उसमें मैं जुडिशियल रिव्यू को ही ख़त्म कर दूंगी। तो जिससे वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा और हमारा जो एक्ट बनेगा वही रह जाएगा। वो यानी सुप्रीम कोर्ट को ही ख़त्म करना चाहती थी, ऐसा जो है वो करती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने हित को क्योंकि ये प्रभावित कर रहा था, तो हित के प्रभावित करने के लिए उन्होंने जो हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही बनता है जो हायरार्की यानी जो सबसे बड़ा, जिसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उन्होंने जो उनसे 2 छोटे थे उनको ले जाकर गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि वो उनके हित को जिससे प्रभावित ना कर पाते और उन्हीं के हित में फैसला देते। तो लेकिन बाद में जो है ये ऐसा नहीं हो पाया। जो जिनको बुलाया गया था उन्होंने मना कर दिया उसमें पार्टिसिपेट करने से। तो क्या हुआ, ये जो है पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज हाउएवर द पावर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट एब्सोल्यूट, द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू डिक्लेयर एनी लॉज। यानी सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि कोई भी लॉज दैट इट फाइंड्स अनकंडीशनल वाइड, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसे खारिज कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। कौन खारिज कर दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर सकता है, ऐसा था। तो अब आते हैं दूसरी, इन्होंने ऐसा बताया गया है, यानी तो ये कितने जजों की केस थी? 13 जजों की केस थी। अब 1 मिनट आप लोग रुक सकते हैं। हाँ, तो इसे लैंडमार्क डिसीजन भी कहा गया। और उन्होंने कहा कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने कहा कि जो सिटीजन के हितों की रक्षा को प्रभावित करेगा उसे मैं खारिज कर दूंगी, ऐसा माना गया। अब एज पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवैलिड। दिस इज वेरी important topic for polity section. There is no mention of basic structure, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्या नहीं था, कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था। एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस लॉ that would amend the basic structure of the constitution evolved gradually over time and many cases। इस प्रकार जो है बहुत सारे केस हुए। हमने जैसे बताया गोलकनाथ केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें हमने बताया था, क्या बताया अभी कुछ देर पहले हमने ये बताया कि ये जब गोलकनाथ केस आया तो उसमें कहा गया कि जो पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट नहीं कर सकती। किसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती? यानी जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि जो है तो बेसिक स्ट्रक्चर, और इसी में बताया गया था कि जो हमारा प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना है वो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ऐसा माना गया। यानी द आइडिया इज प्रेशर द नेचर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी एंड प्रोटेक्ट द राइट एंड लिबर्टी टू ऑफ द पीपल, यानी ये हमारे फंडामेंटल राइट्स और लोगों के स्वतंत्रता को क्या करता है, इफेक्ट करता है। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट। और क्या कहा गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आत्मा को संरक्षित करता है, यानी प्रिजर्व करता है। तो हुआ क्या, अब जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। जब जजमेंट केस आया तो सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा हो यानी सुप्रीम है, ये सबसे बड़ा है वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमें अपने इंडिया के दूसरा टॉपिक क्या कहा गया, फर्स्ट सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नोट कर लें जो इस केस को सुन रहे हैं। और दूसरा यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा कि हमारे देश में एकता
होनी चाहिए। और सोवरेन कंट्री यानी फैसले लेने की, हमारे देश की फैसले लेने की क्षमता, पावर होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और हमारा देश कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 से 5 प्रकार की गवर्नमेंट होती है। एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर का वर्चस्व होता है, जो कि आर्टिकल नंबर 74 में दिया गया है। और जो है दूसरा चीज़ ये है कि जो है दूसरा है मोनार्की सिस्टम है, तीसरा है डिक्टेटरशिप, और चौथा है किंग यानी मोनार्की अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4-5 प्रकार की गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेटिक यानी फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल कैरेक्टर, जो फेडरल कैरेक्टर जो कनाडा से लिया गया है, यानी यूनियन का होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर, हर सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। हर एक का पावर अलग अलग होना चाहिए। जैसे पार्लियामेंट का पावर अलग और किसका पावर अलग, पार्लियामेंट और प्लस जो है, क्योंकि वो हमारा नीति निर्माता है। अगर उसी को बार बार टोकते रहोगे तो कैसे वर्क हो पाएगा, इसी में उलझे रहोगे लड़ाई झगड़े में, ये कहा गया। और इंडिविजुअल फ्रीडम, और हर एक लोगों की क्या होना चाहिए, जो है फ्रीडम होना चाहिए। अब इसमें कई सारे देखो, ओवर टाइम मेनी अदर फीचर्स हैव आल्सो बीन एडेड टू दिस लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फीचर। सम ऑफ देम आर रूल ऑफ लॉ, यानी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल नंबर 13, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे हित को प्रभावित कर रहे हैं कोई भी, तो उसे क्या होना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू। पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी अभी हमने बताया कि पार्लियामेंट का अगर रूल बनाने वाले नहीं रहेंगे तो कैसे, रूल ऑफ इक्वलिटी, हमने बताया कि किसी किसी के पास ज़मीनें ज़्यादा थी, क्या थी, किसी किसी के पास ज़मीनें ज़्यादा थी, तो उस केस में अगर ज़मीनें ज़्यादा थी तो उस केस में जो है राइट टू इक्वलिटी हमारा ये कहता है कि समानता का भाव होना चाहिए। जो है अभी हमने बताया था, 1-2 दिन पहले बताया था, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में ये बताई गई कि जो है हमारे देश में 1% लोगों के पास 40% पैसा है। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, हमने बताया डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में बैलेंस बनाना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि देखो जो है ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। किसने, इंदिरा गांधी ने उस समय इमरजेंसी लगा दी थी, और उसके उस पर इमरजेंसी लगा दी और अपने आप को गवर्नमेंट घोषित कर लिया उस समय। लेकिन हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट था, उसने इसे क्या कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है इनको जो है गलत मान लिया, और प्राइम मिनिस्टर पद से बाद में जब मोरारजी देसाई 1977 में आए, फिर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ तो धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होने लगी। अब लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी एक लिमिटेड पावर दिया जाए, जिसमें जो है ये नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर हुई ख़त्म कर दो। उसी समय बेसिक स्ट्रक्चर का केस आया था, अगर आज वो ना आया होता तो राइट इक्वलिटी आज हम हर एक जगह पहुंच जाते हैं, वो सारी चीज़ें ना हुई होती। लेकिन आज वो जो है केस आ गया, यानी कौन सा केस, यही हमारा केशवानंद भारती केस के आने से हम लोग आज सुरक्षित हैं। नहीं तो एक समय ऐसा होता कि डिक्टेटरशिप का राज चलता रहता, कोई भी गवर्नमेंट आती वो जो है फंडामेंटल राइट्स हमारा होता नहीं, कुछ भी करके चली जाती और हम हाथ धरे देखते रह जाते। तो उस केस को एक काफ़ी इम्पोर्टेंस केस है। तो लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल, देखो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है आर्टिकल नंबर 32, 136, 142, 147, ये पावर कौन कौन सा आर्टिकल 32 आप जानते ही हैं कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित करने वाले कोई भी फैक्टर हैं तो उस फैक्टर को कैंसिल करने का काम आर्टिकल नंबर 13 और 32 करता है, कि जिसमें जो जुडिशियल रिव्यू करके वो उसे क्या कर देता है, फंडामेंटल राइट्स में हमारे फंडामेंटल राइट वो उसे 5 मेथड के यानी 5
जो आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में पॉलिटी में, उसके तहत वो क्या कर देता यानी जुडिशियल रिव्यू करके उसको खारिज कर देता है। 136, 142 और 147 पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। अगर किसी राज्य का मामला है तो वो 226 यानी जो हमारा क्या है यानी 214 से लेकर 232 तक हाई कोर्ट दिया गया है आर्टिकल यानी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में यानी 214 से लेकर 232 में जो आर्टिकल नंबर 226 और 27 के तहत ये रिव्यू करके और उसे ख़त्म कर देता है। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, उसी समय बेसिक स्ट्रक्चर आया, क्या आया, बेसिक स्ट्रक्चर आया, और उसमें जो है अब उससे पहले कई सारे केस हुए। पहला केस था शंकरी प्रसाद केस 1951। कौन सा केस था? इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट SC contended that the parliament of powers of amending the constitution under article 368 including the power to amend the fundamental rights guaranteed in part 3rd as well। 1951 में एक केस आया जिसका नाम था शंकरी प्रसाद केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंक्लूड द पावर, इसमें हम जानते हैं कि पार्लियामेंट क्या करती है 368 के तहत किसी भी में क्या अमेंडमेंट करती है। तो जो है इस केस में ये बताया गया कि जो है जो कि पार्ट नंबर 3rd है, और जो है इसमें कहा गया कि क्या किया जा सकता है, यानी फंडामेंटल राइट्स में हम किसी भी प्रकार से क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये शंकरी प्रसाद केस आया। फिर सज्जन सिंह केस आया 1965 में। इन दिस केस आल्सो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। सज्जन सिंह केस जो 1965 में आया, इसमें ये कहा गया कि इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पार्लियामेंट को कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो चाहे फंडामेंटल राइट्स क्यों ना हो, यानी फंडामेंटल राइट्स में यानी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप और फिर सज्जन सिंह केस जब आया, इट इज नोटवर्दी टू पॉइंट आउट दैट टू dissenting judges in this case remarked whether the fundamental rights of a citizen could become a plaything of majority party in parliament। अब आता है यानी कुल मिलाकर यही कहना है कि इस केस में रिमार्क किया गया कि फंडामेंटल राइट्स में भी क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, यानी अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं। अब आता है 1967 का गोलकनाथ केस, 11 जजों की बेंच। ये 11 जजों की बेंच थी और इसमें गोलकनाथ केस, इन दिस केस द कोर्ट रिवर्स्ड इट्स, यानी पहले तो उसने कहा शंकरी केस में, किसमें, शंकरी प्रसाद केस में, सज्जन सिंह केस में, इन सब में इन्होंने कहा कि आप फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्ट नंबर 12 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये कहा गया कि आप ये कर सकते हैं। लेकिन जब 1967 में गोलकनाथ केस आया तो इस गोलकनाथ केस में क्या हुआ, इसमें कहा गया कोर्ट अपने ही जजमेंट को यानी अपने ही फैसले को बदल दिया। जो सुप्रीम कोर्ट थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदल दिया तो क्या कहा, और उस समय हमने क्या कहा, 129 के तहत जो भी गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है कि जो है हम यानी फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट कर सकती है। तो इन दिस केस द कोर्ट रिवर्स इट्स अर्लियर स्टैंस दैट द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। अब इन दिस केस द कोर्ट रिवर्स, जहाँ कहा गया था इट सेड दैट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल टू द पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शन एज स्टार्टेड इन आर्टिकल 13 एंड टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी रिक्वायर्ड। उन्होंने बाद में कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम फंडामेंटल राइट्स में पार्लियामेंट को क्या अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। ऑल्सो स्टार्टेड दैट आर्टिकल, इन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा जुडिशियल रिव्यू है जो सिटीजन के हितों को प्रभावित करता है। ऑल्सो स्टेटेड दैट आर्टिकल 368 गिव्स द, अब दो आर्टिकल नंबर 13 और 368 में क्या हो गया,
घमासान हो गया। और 368 के तहत प्रोसीजर टू और देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दोनों ही पार्ट था, आर्टिकल नंबर 13 और 368। तो आर्टिकल नंबर 16 कहा ये जुडिशियल रिव्यू था जिसमें वो खारिज कर देता था किसी भी अमेंडमेंट को, और वहीं 368 पार्लियामेंट का था कि जिसमें वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी क्या बोलते हैं हिंदी में सुधार, जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या सुधार अमेंडमेंट मीन्स क्या कहा जाता है, किसी भी आर्टिकल में क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। अभी मैं पीछे बोला भी था उसका हिंदी, बट रियली अभी मैं भूल गया हूँ। ऑल्सो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऑल्सो स्टेटेड दैट आर्टिकल नंबर 368 गिव्स द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट confer on parliament the power to amend the constitution. This case conferred upon fundamental rights ये ट्रांससेंडल पोजीशन। जब ये केशवानंद भारती केस आया तो लैंडमार्क डिसीजन था, यानी लैंड का केस था, तो इसमें फंडामेंटल राइट्स था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आया तब मेजॉरिटी और डेवलपमेंट भी ज़रूरी है और क्या फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन नहीं होना चाहिए। द मेजॉरिटी जजमेंट कॉल्ड अपॉन द कंसर्ट ऑफ इम्प्लीड लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल दिस व्यू द कॉन्स्टिट्यूशन गिव ए प्लेस ऑफ परमानेंस टू द फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ सिटीजन इट गिविंग टू देमसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल हैड रिजर्व दीज राइट्स फॉर देमसेल्व। तो इस प्रकार केशवानंद भारती केस यानी गोलकनाथ केस में ये कर दिया गया। अब आता है 1973 का केशवानंद भारती केस। इसे कहा गया लैंडमार्क केस, यानी दिस वाज अ लैंडमार्क केस इन डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया यानी डॉक्ट्रिन। ये कहा गया द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑल्दो नो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स वाज beyond the parliament amending power, the basic structure the constitution could not be abrogated even by constitution amendment. The judgment implied that the parliament can only amend the constitution, not rewrite it. The power to amend is not a power to destroy it. This is the basis in Indian laws in which the judiciary can strike down any amendment passed by parliament meant that is in conflict with the basic structure of constitution. हुआ क्या, जब ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था और जो है यानी वो कह रहे थे हम बड़े हैं, वो कह रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि जो है ये अगर यानी आर्टिकल नंबर 13 के तहत ये अन्याय है। और वहीं इंदिरा गांधी जी का उस समय क्या हुआ करती थी, इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी इसी बात को लेकर। और जो इंदिरा की किस सुप्रीम कोर्ट के हिरार्की, क्योंकि अब हम जानते हैं कि थर्ड जजमेंट जब आया था यानी 1998 में, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसी के अनुसार जज बनाया जाएगा, उसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होगा, बस ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट को उस पर साइन करके देना होगा। क्योंकि आज जो भी जज बनते हैं, जितने भी जज जैसे 50 नंबर के जो भी जज बने हैं वो 6 साल के लिए या 65 ईयर्स मैक्सिमम एज। अब उनके बारे में नेहरू, उस समय इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस क्या था, आइए जानते हैं क्या था ये इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस 1975। हियर द सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। उस समय बेसिक स्ट्रक्चर और कह चुकी थी कि जो हमारा प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना है वो भी उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर, एक न्यू वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर, और जो है ये किस में नहीं था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया हियर द सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक डाउन क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 329A which was inserted by 39 amendment in 1975 on the ground that it was beyond the parliament amending power has destroyed the constitution basic features। अब अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करते हैं, यानी
जो मूलभूत ढांचा है उसमें कोई भी है तो वो अपने आप खारिज हो जाएगा। ये 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यानी संवैधानिक जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसमें ये बताया गया। अब क्या हुआ 39 अमेंडमेंट, तो वो पावर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये किसने कहा? ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और आर्टिकल नंबर देखो अब इसमें क्या कहा गया, द 39 अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। 39 अमेंडमेंट कब पास किया गया? जब इमरजेंसी लगी थी, 3 बार इमरजेंसी लगी थी, आप लोगों को पता ही होगा। 1962 से लेकर, यानी जब चाइना वार और चाइना वर्सेस इंडिया वार हुआ था, तो उसमें ये फर्स्ट इमरजेंसी, ऐसे थर्ड नंबर की इमरजेंसी, जब सेकंड और थर्ड 3 ही बार इमरजेंसी आज तक लगाई गई है। और उसमें जो है आप जानते ही हैं, इमरजेंसी 352, फिर 356 और 360 आर्टिकल के तहत ये 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। तो उसमें इमरजेंसी के बारे में हम नहीं जाएंगे। तो जो है देखो, ये राष्ट्रपति लगाता है, जो प्रेसिडेंट होता है। तो ये अब इसमें लड़ाई चल रही थी, और जब इमरजेंसी लगा दी किसने, तो इसे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था उसे करप्ट घोषित कर दिया। क्या कि अब आते हैं मिनर्वा मिल्स केस। कौन सा केस? मिनर्वा मिल्स केस, जो कि 1980 में आता है। दिस केस अगेन स्ट्रेंथन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, द जजमेंट स्ट्रक डाउन टू चेंजेस मेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। हम जानते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 42 सेकेंड, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर आई थी। किसकी? स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर आई थी। कौन सा? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें 1976 ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी अमेंडमेंट, ये एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे चेंज हुए थे 1977 में, और मार्च 1977 से ये लागू हुआ था। फिर उसके बाद लैंडमार्क डिसीजन आया जब मोरारजी देसाई की सरकार आई। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में आई। उसमें जो हमारा आर्टिकल नंबर 31 यानी राइट टू प्रॉपर्टी था, वो आर्टिकल नंबर 300A में कर दिया गया, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है तो उसमें ए और बी पार्ट में उसे डिवाइड कर दिया जाता है। अब देखिए क्या होता है, डिक्लेयरिंग देम टू वायलेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर वाली सारी चीज़ें खारिज कर दी जाएगी। द जजमेंट मेक इट क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। इन दिस केस द कोर्ट एडेड 2 फीचर्स टू द लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फीचर्स। दे वर जुडिशियल रिव्यू एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। इन्होंने कहा कि हमारे जुडिशियल रिव्यू यानी आर्टिकल नंबर 13 और जो है किसमें देवर यानी बेसिक स्ट्रक्चर इन फंडामेंटल राइट्स और DPSP में फंडामेंटल राइट्स, जो कि आप जानते ही हैं कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक है। तो ये और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है पॉलिसी जो है उनमें बैलेंस बना रहना चाहिए। द जजेज यानी इसमें 13 जजों की बेंच, सबसे बड़ी जजेज की बेंच बैठी थी, और जबकि गोलकनाथ केस में 1967 में जो आया था उसमें 11 जजों की बेंच थी। जैसे कि जब यहाँ पर हमारे अयोध्या में तो उसमें भी 5 जजों की बेंच बनाई गई थी। जब कोई मेन केस होता है यानी तो उसमें 5 यानी बेंच किसे कहा जाता है, जब 5 या 5 से ज़्यादा जज हो तो उसे बेंच कहा जाता है, यानी जजों की बेंच। द जज रूल्ड दैट ए लिमिटेड अमेंडिंग पावर इटसेल्फ ए बेसिक फीचर्स ऑफ ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बूमेन राव केस 1981, कौन सा केस? बूमेन राव केस 1981, थोड़ा और बचा, और जो है बूमेन राव केस देखो कि कल करवाया जाए, जैसा बताएं, क्योंकि 40 मिनट का वैसे भी हो चुका है। अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो कल बूमेन राव केस से शुरू करें। अब हम यही कहना चाह रहे हैं कि इसके जो केशवानंद भारती केस है वो जो है 50 साल पूरे हो गए हैं, और केशवानंद भारती जी की डेथ भी हो गई है। अगर जो है ये केस ना आया होता तो आज जो है
जो डिक्टेटरशिप टाइप की सरकार होती, ऐसा मानना है। हमारे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी कोई अपनी व्यू नहीं है, यानी ये हमारा अपना मानना नहीं है। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और ये सारी चीज़ें जो पूर्वाग्रहित हैं, जो पूर्व में बताई गई हैं, उनके अनुसार मैं बोल रहा हूँ इसमें। और हम इसमें अपने तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, बस यही हमारा कहना है। नहीं तो बाद में आप लोग ये कहें कि मैंने कुछ ऐड किया है। ये जब पढ़ाया जाता है तो इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केस बताया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आई, इसमें 2-3 चीज़ें आई। एक तो 1973 में 13 जजों की बेंच बैठी की, जो कि सबसे हाईएस्ट अभी तक मानी जाती है। 13 जजों की बेंच किसे कहा जाता है, जिसमें 5 कम से कम क्या हों, 5 जज हों, उसे बेंच कहा जाता है। कोई भी बड़ा केस जब सुप्रीम कोर्ट लेती है तो उसमें बेंच बैठती है। और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर आया, और जो है इसमें जो है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो है, जो हमारा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, वो 31 आर्टिकल से हटाकर 300A में कर दिया गया। और इसमें ये भी कहा गया कि इसी से निकल कर आया कि जो है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, वो राइट टू प्रॉपर्टी जो है एक फंडामेंटल राइट्स ना होकर एक यानी जो कानून के तहत एक क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, कानून के तहत एक राइट बन गया। यानी लॉ नहीं कह सकते, अभी जैसे याद आएगा ये चीज़ बताएंगे। लॉ के तहत यानी ये एक कानूनन राइट्स है। कौन सा कानूनन राइट्स है, यानी इसे बदल दिया गया। तो ये इतनी सी चीज़ें आई। और जो इमरजेंसी लगाई गई, उस इमरजेंसी को जो इन्होंने लगाई इंदिरा गांधी जी ने, कि जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी उसे भी ख़त्म किया गया। और इन्होंने हिरार्की को तोड़ते हुए, कि पहले सबसे ज़्यादा जो वो हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और प्लस सारी चीज़ें हैं, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जो जज या हाई कोर्ट के जज उस प्रकार से बनाए जाने चाहिए, उसको भी इन्होंने हटाना चाहा था। लेकिन जो है जज उसके समर्थन में नहीं आए, जिससे ये नहीं होना पड़ा, क्योंकि जजों ने इससे अपने आप को अलग कर लिया। ये सारी बातें इसकी के समानंद भारती केस की, वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो है ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही मतलब डीपली है। और इसमें आर्टिकल नंबर 13 बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आधार है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के जुडिशियल रिव्यू, जो कि हमारे हितों को प्रभावित करता है, उसके बारे में बताया गया। और दूसरी चीज़ ये बताई गई कि अगर हमारे हितों को प्रभावित करने वाले कोई भी फैक्टर होंगे तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा, अपने आप खारिज कर दिया जाएगा। ये और बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो है इतनी सारी चीज़ें बताई। और बाकी बची हुई क्लास कल पार्ट 2 इसका होगा, आज पार्ट 1 है, और जो कि 24 अप्रैल 2023 को इसके 50 साल पूरे हुए इस लैंडमार्क केस के। तो जो हम इस चीज़ को आप और केशवानंद भारती जी की डेथ भी हो चुकी है, जो कि उन्होंने जो है हमारे लिए काफ़ी कुछ करके गए। ये किसका केस था, केरल राज्य बनाम केशवानंद भारती केस। उन्होंने बताया कि हमारे जो राइट टू रिलीजियस इस फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया रहा है, जिसके तहत वो कोर्ट गए थे। लेकिन लास्ट में अमेंडमेंट करके इसे हटा दिया गया, क्योंकि डेवलपमेंट को दृष्टि को देखते हुए। तो अब आप लोग ये बताएंगे कि क्लास कैसे लगी। आप थोड़ा बड़ा वीडियो बनाया, और जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो रेड का बटन होगा, प्लीज़ उस रेड के बटन को दबाकर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए, जिससे जो है हम आने वाले समय में लाइव आ सकें। और इसकी बिल्कुल ना कहें तो अपने साथियों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है
कि अपने से बड़ों का सम्मान करें, यही सारी चीज़ें हैं कहनी थी। और किसी को कोई लैंडमार्क डिसीजन पढ़ना है तो कृपया वो कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या जो है क्या चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, केवल अकाउंट को छोड़कर, क्योंकि अकाउंट मुझे नहीं आती। और यूपीएससी में और बाकी यूपीएससी की दृष्टि से ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपका लैंडमार्क यानी बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा, जो ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस है। तो आप आकर और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। और बस इतना ही कहना था। धन्यवाद। आज की वीडियो कैसे लगी ये चीज़ ज़रूर देखकर बताएं। धन्यवाद।